दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि LMIA है जो वो इतना कॉस्टली क्यों होता है। उस पे आप लोगों का बहुत अच्छा व्यूज़ आए, आपका बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप जो लेके आया हूँ, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जो अलग अलग क्वेश्चन मेरे से लोग पूछते हैं उसके बारे में मैं आंसर दूंगा। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं या ऑफिस में आके पूछते हैं, वो ये है कि कई लोग क्या होता है कि अपनी फाइल बनाते हैं तो उसमें बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि कुछ उन्होंने गलत एंटर कर दिया उसमें फॉर्म में। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, उसमें क्या होता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। कई लोग कुछ डेट्स गलत डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, या अपना नाम ही गलत वो फीड कर देते हैं, उसमें अपना नाम ही गलत लिख देते हैं, उसमें कुछ ब्लैंक्स डाल देते हैं जगह, या कुछ गलत वर्ड एंटर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसका फिर क्या इलाज है अगर उनकी फाइल अपलोड हो गया उसके बाद। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से आप सुनिए, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी फॉर्म भरते हैं, किसी से भी बनवाते हैं, चाहे आप खुद भरते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसमें कोई भी चीज़ गलत मत आप एंटर करिए, कोई भी आप गलत डॉक्यूमेंट लगाइए ना लगाइए, क्योंकि बाद में उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप वेब फॉर्म भी रेज करेंगे, वो आगे एम्बेसी वाले उसको ठीक करें ना करें, वो उनके ऊपर है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी फाइल बनाइए तो बहुत ध्यानपूर्वक बनाइए। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप की जो फाइल है कोई एजेंट भी लगा रहा है, तो आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कीजिए। और जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करते हैं, पहले आप खुद पढ़िए उसको बहुत अच्छे से, तभी उसको अपलोड कीजिए। इसके बाद ये है कि इसके ऊपर आप बाद में ये नहीं कह सकते कि एम्बेसी की गलती थी, ये आपकी खुद की गलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कैसे काउंट होता है, कब स्टार्ट होता है। देखिए, प्रोसेसिंग टाइम जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है उसके बाद जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके फ़ाइल का प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जैसे अब थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया कि आप जब भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। आपके पास 4 से 5 लाख रुपए या 5 से 6 लाख रुपए आपके पास फंड होने चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो ये लोग बड़े हैरानी से पूछते हैं कि ऐसे क्यों है, क्योंकि जब भी देखिए आप Canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि जब आप वर्क परमिट में भी वहाँ जाते हैं तो आपके पास सेटलमेंट फंड होने चाहिए। सेटलमेंट फंड होते हैं जो आपके लिए, आपको अपने खर्चे के लिए कम से कम 6 महीने के फंड्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप कनाडा में लैंड करते हैं, चाहे किसी भी वीज़ा पे लैंड करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है कि आजकल क्योंकि जो कनाडा की एम्बेसी है वो फाइल्स को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। प्रोसेसिंग टाइम चाहे कुछ भी दिखाया जा रहा है, पर उसमें क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है प्रोसेसिंग में, रिप्लाई आने में। तो इस केस में क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को जो फ़ोन करके भी पूछते हैं, इवन जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी डालते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे होते हैं कि मैंने इस डेट को फाइल लगाई थी, इतना टाइम हो गया मुझे फाइल लगाए, तो अभी तक जवाब नहीं आया। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एम्बेसी ने कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं बनाई हुई, ना ही कोई ऐसा टाइम फ्रेम अभी बताया कि इतने दिन में आपकी फ़ाइल का डिसीजन आ जाएगा या आपका जो रिप्लाई आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। अब कितना टाइम लगेगा इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। प्लीज़ यही कहता हूँ कि आप कृपया अपनी रिप्लाई का वेट कीजिए। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी लोग हम मेरे से पूछते हैं कि अगर मैं वर्क परमिट के लिए वहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या आईलेट्स मेरे को करना ज़रूरी है। तो देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ जॉब्स के लिए तो आईलेट्स की ज़रूरत होती है, पर ज़्यादातर आईलेट्स की ज़रूरत नहीं होती वर्क परमिट के ऊपर जब आप जाते हैं। पर जब आप को वर्क परमिट मिल जाता तो 1 साल के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है
पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आइलेट्स की ज़रूरत होती है, उसमें हर एक को आइलेट्स की ज़रूरत होती है, उसमें कम से कम 5.5 बैंड होने चाहिए, तभी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। लोग पूछते हैं कि मेरे को मतलब 100% वीज़ा कैसे मिल सकता है। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करता हूँ, जिसको टीआरवी भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं, जिसको विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं। तो लोग ये पूछते हैं कि ये मुझे 100% क्या गारंटी है कि मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा, भी 100% वीज़ा मुझे कैसे मिल सकता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफाइल पे वर्क कीजिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। प्रोफाइल मतलब फाइनेंशियल प्रोफाइल पे, आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, आपकी जो है जॉब की प्रोफाइल है, चाहे आपकी बिजनेस की प्रोफाइल है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर की प्रोफाइल है, वो आपकी जो वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को जज करके ही वीज़ा देता है। ऑक्यूपेशन का इसमें कोई मैटर नहीं करता। कहीं सोचेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं तभी मिलेगा या बिजनेस करते हैं तभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी जो प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। और इसमें क्या है कि बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है मार्केट में कि मुझे नए पोर्टल पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी चाहिए या ओल्ड ओल्ड जो पोर्टल है जिसको जीसीकी अकाउंट कहते हैं उसमें फ़ाइल अपनी अपलोड करनी चाहिए। देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पहली बार ही अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ओल्ड पोर्टल पे या जिसको जीसीकी अकाउंट कहते हैं उसके ऊपर अपनी फ़ाइल अपलोड कीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपको अपने सारे कागज़ अपलोड करने की उसमें स्पेस मिलती है, मेमोरी स्पेस ज़्यादा है। जो न्यू पोर्टल है उसमें क्या है कि जो लोग पहले मतलब जिनको लगता है कि उनका वीज़ा लग जाएगा, कम कागजों में लग जाएगा, जो पहले जा चुके हैं या जिनके रिलेटिव वहाँ पे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप है, जैसे पेरेंट्स हैं या किसी के बच्चे हैं उन्होंने जाना, तो उनको नए पोर्टल में फ़ाइल अपलोड करने की ज़रूरत है क्योंकि उनको कम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पर मैं भी उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ओल्ड पोर्टल में जीसीकी पोर्टल में अपनी फ़ाइल अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर तरीका है फ़ाइल को अप्लाई करने का। और उसमें देखो जो रिस्पॉन्स है वो दोनों में बराबर है। आजकल प्रोसेसिंग टाइम भी दोनों का बराबर चल रहा है, किसी में ये नहीं है कि किसी में पहले आ रहा है रिज़ल्ट, किसी में बाद में आ रहा है, और सक्सेस रेशियो भी एक ही है। ये नहीं है कि उसमें जो न्यू पोर्टल में ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिल रहा है या ओल्ड पोर्टल में कम लोगों को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी का बराबर रिप्लाई आ रहा है, बराबर ही सक्सेस रेशियो आ रहा है। तो आप किसी भी पोर्टल में अपना फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है कि लोग ये बड़ा पूछते हैं कि मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था पहले, तो मेरा वो रिजेक्ट हो गया, क्या अब मैं विजिटर वीज़ा पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के वीज़े हैं। अलग अलग कैटेगरी में इसलिए मैं इसको कहता हूँ क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल अलग है। देखिए है तो ये दोनों टीआरवी ही है, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा ही काउंट होते हैं, इनको दोनों को टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा ही कहा जाता है टेक्निकली। पर इसमें ये रिक्वायरमेंट का फ़र्क है, जैसे आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपकी प्रोफाइल नहीं देखी जाती, आपकी सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपकी आइलेट स्कोर देखा जाता है। जो प्रोफाइल है, फाइनेंसिस हैं, प्रोफाइल है, वो आपके पेरेंट्स के देखे जाते हैं। क्या आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको स्टडी वीज़ा पे भेज सके कनाडा में और उस पर आपको सपोर्ट कर सकें आपकी स्टडी के पूरे जो अवधि के दौरान। पर जो टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा में ज़्यादातर क्या है कि वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, आप यहाँ पे वेल सेटल्ड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल देखी जाएगी, आपके पेरेंट्स की नहीं देखी जाएगी। तो इस चीज़ ये थोड़ा डिफरेंस है कनाडा के स्टडी परमिट और किसी भी कंट्री के स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बीच में। तो इस चीज़ को आप ध्यान लेके चलिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे अगर अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए काबिल है वहाँ पे जाने के लिए तो आपको टूरिस्ट वीज़ा भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो फाइल्स हैं अलग तरीके से जज होती हैं। तो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अब ये ना क्वेश्चन है, ये मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उस पर बनाई है कि जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वहाँ जाके वर्क परमिट में चेंज हो जाता है और इजीली चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बड़े लोग फिर भी दोबारा दोबारा पूछते हैं क्या ये सच है। देखिए, और ये भी पूछते हैं कि कितने दिन लगते हैं वो वर्क परमिट में चेंज होने के लिए। देखिए, जब आप टूरिस्ट वीज़ा लेके अगर वहाँ जाते हो तो आप इसको ईजीली
वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं, इसको स्टडी परमिट में भी चेंज करा सकते हैं, स्टडी वीज़ा में भी चेंज करा सकते हैं। तो इसके लिए जो टाइम क्या लगता है, टाइम जब आप वर्क यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे तो वहाँ पे देखो टाइम उतना ही लगता है जितना आपको जॉब ढूंढने में टाइम लगेगा। जैसे ही आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा वो आपको जॉब ऑफर लेटर देगा और साथ में LMIA भी लेके देगा। तो जब जितना टाइम इस काम में लगता है सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा आपको वर्क परमिट मिलने में, क्योंकि वर्क परमिट तो आपको एक दिन में भी मिल सकता है। अगर आप बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं वीज़ा ऑफिसर को, जिसको हम फ्लैग पोलिंग भी कहते हैं, वो जो प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक ही दिन में आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं तो अगर आप देख सकते हैं canada.ca पे, अगर आप जो वेबसाइट है जो canada.ca वेबसाइट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि विद इन कनाडा आपको, अगर आप ऑनलाइन फाइल अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट के लिए 133 डेज आ रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 133 डेज है, उसमें आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 133 डेज ही लगेंगे, आपको जल्दी भी मिल सकता है, एक दिन में भी आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिल सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में। तो अब ये 10th क्वेश्चन में क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसके ऊपर आप गौर कीजिए कि वो काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। देखिए हर हर एप्लीकेंट का वीज़ा है जो वो एक्सेप्ट नहीं होता, हर ही को पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। तो जिन लोगों का रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो मेरे से ये पूछते हैं कि हम कब लगाएं अपना वीज़ा, दोबारा वीज़ा की फ़ाइल कब हम लगाएं। तो उसमें क्या है कि आप कभी भी अपनी वीज़ा की फ़ाइल लगा सकते हैं। उसके बाद कोई ऐसे एम्बेसी की तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं है कि आप इतने दिन के बाद लगा सकते हैं। इमीडिएटली जिस दिन आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिली है उसी दिन भी लगा सकते हैं, आप अगले दिन भी लगा सकते हैं, 1 महीने बाद भी लगा सकते हैं, 6 महीने के बाद भी लगा सकते हैं, 1 साल के बाद भी लगा सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कोई कमी है उसके कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो आप अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करके लगाइए और अपने नए कागजों के साथ लगाइए। जो पुराने कागज है उसमें से जो कमी थी उनको हटा के उनकी जगह पे नए कागज लगा के आप नई तरीके से फिर फाइल लगाइए, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। बेस्ट है कि आप केप नोट्स निकलवाइए, उसमें से जो रियल रीज़न है वो आप देखिए कि क्या रीज़न है, किसके कारण वीज़ा ऑफिसर ने आपका जो केस है वो रिफ्यूज़ किया, आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया, आपका विजिटर वीज़ा नहीं दिया उन्होंने। तो आप थोड़ा, जब आप अपने आप को जज करते हैं, थोड़ा वीज़ा ऑफिसर की मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली अपनी फ़ाइल को जज कीजिए और उससे आपको पक्का आपकी जो प्रोफाइल है उसमें कमियां आपको नज़र आएंगी और आप उसको इम्प्रूव करके फिर दोबारा अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया जो लोग मुझसे आम तौर पे पूछते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको नई बातों का पता लगा होगा और आपके मन में जो क्वेश्चंस है उनका आंसर मिला होगा और जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे जो इस स्क्रीन पे अभी जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, कोई क्वेश्चन वहाँ पे लिखेंगे, तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है इस पर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप फ्राइडे की अपॉइंटमेंट मेरे से बुक कर लीजिए। फ्राइडे को मैं जो भी व्यक्ति मेरे ऑफिस में आता है मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करता हूँ, उसके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देता हूँ, उनकी प्रोफाइल के इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंग उनको मैं सलाह देता हूँ, उनको उसी हिसाब से बताता हूँ कि अपनी प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव करिए और आप अपनी फ़ाइल कैसे लगा सकते हैं। और अगर आप आगे पीछे आएंगे तो आपको जो मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मेरे से मिलना चाहते हो तो आप फ्राइडे को मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं और इसको आप पहली बार ही देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंच सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ
जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।